So students, so far we have discussed 5 different genetic disorders, and these are the autosomal disorder, alkaptonuria, phenylketonuria, albinism, Tay-Sachs disease, cystic fibrosis. Now some more autosomal genetic disorders. अब जो हम डिसऑर्डर ले रहे हैं ये थोड़े से दूसरे पैटर्न के हैं और सम हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिसऑर्डर हमारे कोर्स में है। ऐसे 2 डिजीज हैं हमारे सिलेबस में, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसेमिया। ठीक है, इनमें से हम सिकल सेल एनीमिया ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा वापस डिटेल में नहीं लेंगे। प्लियोट्रोपी के टॉपिक में हम सिकल सेल एनीमिया पूरी तरह से समझा चुके हैं, कैसे ये डेवलप होता है, इसके कैसे कैसे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। मैंने सिर्फ एक ब्रीफ समरी में बता रहा हूँ सिकल सेल एनीमिया की, क्योंकि हम जब थैलेसेमिया पढ़ेंगे, मेनली हमें थैलेसेमिया पढ़ना है, तो उसके लिए पहले सिकल सेल एनीमिया का पता होना चाहिए और उसके कंपैरिजन में पढ़ेंगे। तो सिकल सेल एनीमिया मैं पहले भी बता चुका हूँ, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, एज आई टोल्ड यू, एंड इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल बीटा चेन। आपको ध्यान हो तो इसके 2 अलील थे, HBA एंड HBS। HBA, HBS 2 allele, both alleles are dominant, but still the disease was recessive, क्योंकि ये डिजीज सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन HBS में आता है, हेट्रोजाइगस में कोडोमिनेंस की वजह से डिजीज नहीं दिखती। तो ये ध्यान रखना कि सिकल सेल एनीमिया ट्रेट डोमिनेंट है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया डिजीज रिसेसिव है, इसलिए इसको ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कहते हैं। एबनॉर्मल बीटा चेन में एक छोटा सा पॉइंट म्यूटेशन होने से उसका एक कोड बदल गया, उससे एक अमीनो एसिड बदला और उससे पूरा बीटा चेन बदल गया। तो यहाँ पर बीटा चेन बनती है लेकिन एबनॉर्मल बनती है, और इसलिए HBS भी फंक्शनल है और वो भी डोमिनेंट कहलाता है। रिगार्डिंग मेन सिम्टम्स हमने आपको बताए थे कि जब एबनॉर्मल बीटा चेन बनेगी तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है जो लो ऑक्सीजन में पॉलीमराइज हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और RBC भी इर्रेगुलर सिकल शेप्ड हो जाती है। RBC का सिकल शेप जो है इसकी लाइफ स्पान कम होने से ये जल्दी डिजेनरेट होती है, तो हमें एनीमिया, हाई हीमोलाइसिस, जॉन्डिस इस तरह के सिम्टम मिलते हैं। और सिकल शेप RBC हार्ड और रिजिड होती है, इस वजह से कैपिलरीज में जाकर के फंस जाती है, तो वहाँ का सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, तो बॉडी सर्कुलेशन कैपिलरीज में ब्लॉक होने लगता है। ये सारे सिम्टम्स और इस डिजीज का पूरा डिटेल ऑलरेडी हम प्लियोट्रोपी में पढ़ चुके हैं। तो सिकल सेल एनीमिया एक डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के जीन में म्यूटेशन हुआ है, और उसमें बीटा चेन तो बन रही है, ऐसा नहीं कि चेन बनना बंद हो गई, बीटा चेन बन रही है, लेकिन बीटा चेन में एक अमीनो एसिड चेंज हो गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया 6th पोजीशन पर। ठीक था, ठीक है। इससे क्या हुआ, बीटा चेन का नेचर चेंज हो गया, उसकी क्वालिटी चेंज हो गई, और उसी से ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन और फिर ये सारे सिम्टम बनते हैं। तो ये तो सिकल सेल एनीमिया डिजीज है जो ऑलरेडी हम एक बार को पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए इसके आगे वाली डिजीज हम लेते हैं नेक्स्ट, थैलेसेमिया। अब हम थैलेसेमिया को समझें, और सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया के कंपैरिजन में पहले भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, रिसेंटली 2 साल पहले APMT में क्वेश्चन आया है, और ये दोनों चीज़ें बड़ी कंफ्यूज करती है, उसको अच्छी तरह से समझ लें। ठीक है, अब सिकल सेल एनीमिया मैंने आपको बता दिया, बीटा चेन के जीन में म्यूटेशन होने से बीटा चेन एबनॉर्मल बनने से होता है। थैलेसेमिया अलग चीज है, ऑल्दो थैलेसेमिया इज आल्सो एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव, लेकिन थैलेसेमिया डिजीज जो है ये अल्फा और बीटा चेन की कम क्वांटिटी बनने से होता है। इट इज ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर arises due to the reduced synthesis or absence of hemoglobin polypeptide chain यानी अल्फा और बीटा। ठीक है, reduced synthesis और absence of अल्फा चेन बीटा चेन। एक्चुअली थैलेसेमिया कोई एक डिजीज नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज, और थैलेसेमिया में हमें बहुत सारी रेंज मिलती है, अलग अलग टाइप्स हैं। एंड थैलेसेमिया जो पूरा है ये हीमोग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड चेन के लेस सिंथेसिस से या एब्सेंस से, यानी कि सिंथेसिस नहीं होने से बनता है। अब हमें ये पता होना चाहिए हमारा जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, पता है, और इसीलिए हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, अल्फा 2 बीटा 2, राइट। सिकल सेल एनीमिया में अल्फा का कोई काम नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, बीटा चेन के जीन में म्यूटेशन हुआ है। अब यहाँ अल्फा बीटा दोनों का बात है,
ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की जो 4 पॉलीपेप्टाइड जो दोनों टाइप है अल्फा बीटा, इनके जीन अलग अलग हैं। ठीक है, बीटा का जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पर है, वो पहले बताया मैंने, और अल्फा का जीन है क्रोमोसोम 16 पर। अलग अलग क्रोमोसोम पर अल्फा बीटा के जीन है, राइट। और अल्फा का जीन से अल्फा चेन बनती है, बीटा के जीन से बीटा चेन बनती है, फिर 2 अल्फा और 2 बीटा को कंबाइन करके हीमोग्लोबिन बनाती है। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल वर्किंग है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर इनके जीन में म्यूटेशन हो और म्यूटेशन कुछ ऐसा हो जिससे कि ये चेन बनना कम हो जाए या बंद ही हो जाए, तब होगा थैलेसीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में चेन बनना बंद नहीं हुई, अल्फा का तो कोई काम ही नहीं है, बीटा चेन पूरी जितनी बननी चाहिए उतनी बन रही है, बीटा चेन के अंदर अमीनो एसिड चेंज हो, वहां क्वालिटी की गड़बड़। यहां पर जो अल्फा चेन बीटा चेन बनेगी बनेगी बिल्कुल सही, कोई अमीनो एसिड चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी। ये क्वांटिटी का इशू है, वो क्वालिटी का इशू है, ये क्वांटिटी का इशू, समझिएगा। अब आप देखिए, अल्फा चेन के जीन में म्यूटेशन हुआ सपोज, तो अल्फा चेन बनना कम हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे अंदर जब हीमोग्लोबिन बनता है तो हमारा एक बेसिक बैलेंस मैकेनिज्म है कि दोनों चेन दो दो लेकर के हीमोग्लोबिन बना देते हैं। अगर किसी वजह से एक चेन का सिंथेसिस रिड्यूस हो जाए, वो कम बनने लगे, तो बाय डिफॉल्ट दूसरी चेन की क्वांटिटी हीमोग्लोबिन में बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन तो बनता है, लेकिन अल्फा मान लो कम आ रहा है तो बीटा बढ़ा देते हैं। बीटा चेन के जीन में म्यूटेशन हो गया तो बीटा चेन कम बनेगी, बीटा कम आ रही है तो अल्फा बढ़ा देते हैं। तो जो ये बैलेंस है अल्फा 2 बीटा 2 का, ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, मान लो अल्फा चेन कम आ रही है तो अल्फा की 1 लगाएंगे, बीटा की 3 लगा देते हैं, तो अल्फा 1 बीटा 3 वाला हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है, अल्फा चेन बिल्कुल ही बंद हो गई तो अल्फा चेन आई नहीं रही, चारों चेन बीटा की लगा देते हैं, बीटा 4 वाला हीमोग्लोबिन बनेगा। सपोज बीटा कम आ रही है तो अल्फा बढ़ जाएगी। ठीक है, और अल्फा 3 बीटा 1 हो जाएगा, या बीटा बिल्कुल ही एब्सेंट है तो अल्फा 4 हो जाएगा। अब ये सोचना कि अल्फा बीटा दोनों कम हो जाए इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली रेयर, यूजुअली एक आदमी में म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो पहले तो एक बेसिक चीज समझनी है कि दोनों अलग अलग चेन हैं, दोनों चेन के 2 अलग अलग जीन हैं अलग अलग क्रोमोसोम पर, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जिस चेन के जीन में म्यूटेशन होगा और जो चेन कम सिंथेसाइज होगी, तो हीमोग्लोबिन बनते वक्त उसकी कम सप्लाई होने की वजह से दूसरी चेन बढ़ा दी जाती है। समझ में आ गई बात। अब ये जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है सारे 4 तरह के, अल्फा 3 बीटा 1, अल्फा 1 बीटा 3, अल्फा 4 बीटा 4, ये हीमोग्लोबिन नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है अल्फा 2 बीटा 2 से ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इनफैक्ट ये बहुत अनस्टेबल होता है, इसकी बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होती। ठीक है, और ये जल्दी आरबीसी में चला भी जाता है तो ये वहाँ जाके डिसइंटीग्रेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अल्फा 4 बीटा 4 तो बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है। ठीक है, तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है और आरबीसी भी खत्म हो जाती है। अब जब हीमोग्लोबिन और आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो गई तो फिर सिम्टम क्या आएंगे, ये हम भी जानते हैं, सिकल सेल एनीमिया में भी आए थे कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ, हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा, सीवियर एनीमिया हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन बढ़ने से हाई हीमोलाइसिस, और हाई हीमोलाइसिस का एक इफेक्ट है कि जॉन्डिस भी खूब होगा, सीवियर जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, तो एनीमिया, जॉन्डिस, हीमोलाइसिस, ये इनिशियल सिम्टम्स जो आरबीसी और हीमोग्लोबिन की डिक्रीज होने से। अब इसकी वजह से फिर बॉडी में दूसरी बहुत सारी और परेशानी होगी। ठीक है, ये डिजीज बाय बर्थ होगी, बाय बर्थ छोटे छोटे इन बच्चों में ही दिखाई दे जाता है। ठीक है, थैलेसेमिक पेशेंट के ब्लड के हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है कुल मिलाकर। तो जो मैंने आपको चीज बताई ये तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात हो गई, कुल मिलाकर देखो इस डिजीज में हुआ क्या। ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन ऑफ अल्फा और बीटा चेन, द सिंथेसिस ऑफ दिस चेन डिक्रीजेस और मे बी एब्सेंट। इनमें म्यूटेशन होने से इनका सिंथेसिस या तो कम होगा या नहीं होगा। म्यूटेशन भी कौन सा, या तो नॉनसेंस म्यूटेशन या डिलीशन, कि या तो पूरा पूरा जीन ही डिलीट हो जाता है, या फिर जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हो गया। नॉनसेंस म्यूटेशन से कभी भी उस जीन से फिर पॉलीपेप्टाइड नहीं बनता। ठीक है, और या पूरा जीन ही डिलीट हो जाए, तो ऐसे में फिर अल्फा या बीटा चेन कम बनेगी या हो सकता है बिल्कुल ही ना बने। ठीक है, तो ये म्यूटेशन भी ध्यान रखना है, नॉनसेंस म्यूटेशन या डिलीशन। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा, देखो इससे क्या होगा, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वन टाइप ऑफ चेन इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ अदर टाइप ऑफ चेन इन हीमोग्लोबिन।
कि एक टाइप की चेन अगर डिक्रीज होती है तो दूसरे टाइप की चेन हीमोग्लोबिन में इंक्रीज हो जाएगी एंड एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म्स। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन अल्फा 3 बीटा 1, अल्फा 1 बीटा 3, अल्फा 4 बीटा 4, एक कम हो जाएगी दूसरी बढ़ जाएगी। ठीक है, नाउ दीज एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आर वेरी अनस्टेबल, ये बहुत अनस्टेबल है एंड दे डीजनरेट्स रैपिडली, thus RBC also degenerates and this results in severe anemia, very high hemolysis, severe jaundice, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो थैलेसेमिया है ये अल्फा चेन या बीटा चेन के लेस सिंथेसिस से बनेगा। हालांकि जितनी चेन बनेगी वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी लेकिन क्वांटिटी कम बनती है। अब सिकल सेल एनीमिया से हमें डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया में तो अल्फा का तो कोई काम ही नहीं है, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है। बीटा में भी बीटा चेन की क्वांटिटी जितनी बननी चाहिए वही बन रही है, वहाँ बीटा चेन की क्वालिटी में डिस्टर्बेंस हुआ है, वहाँ एक अमीनो एसिड चेंज हुई है, तो वो एक क्वालिटी पैटर्न का डिजीज है, ये क्वांटिटी बेस्ड डिजीज है। ठीक है, ऐसे केस में जो थैलेसेमिक पेशेंट्स होते हैं बट इनमें देखिए ज्यादा बड़ा कोई ट्रीटमेंट है नहीं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें बहुत सारे तरह के थैलेसेमिया हो सकते हैं, ग्रेड अलग अलग हो सकते हैं कि कितना स्टेबिलिटी है हीमोग्लोबिन की या आरबीसी की उसके अकॉर्डिंग। अब इनका ब्लड जल्दी खराब होने लगता है, फिर इनके लिए ट्रीटमेंट के तौर पर यही कि इनको बाहर से दूसरा ब्लड दिया जाता है। आप देखेंगे इसलिए थैलेसेमिक पेशेंट्स के लिए हमेशा स्पेशल प्रायोरिटी में ब्लड अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको एक रेगुलर टाइम पर पीरियडिकली बार बार ब्लड लेना पड़ेगा, क्योंकि जो ये बाहर से ब्लड दिया जाएगा इनको उसमें नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, नॉर्मल आरबीसी होगी, तो उससे उनका कई दिन काम चल जाता है। लेकिन आरबीसी की भी तो एक पर्टिकुलर लाइफ है, इसलिए पर्टिकुलर डेज बाद में फिर लेना पड़ेगा उनको ब्लड। ठीक है, अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन आरबीसी थोड़ा बहुत भी सपोर्टिव है तो आपको ब्लड थोड़े गैप में लेना पड़ सकता है, और बहुत ज्यादा ही हाईली अनस्टेबल है और जल्दी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही पेशेंट की तो आपको बहुत जल्दी जल्दी ब्लड देना पड़ेगा बार बार। इसलिए थैलेसेमिक पेशेंट्स को पीरियडिकली ब्लड दिया जाता है, और ब्लड देने की फ्रीक्वेंसी वेरिएबल हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि उसका अपना हीमोग्लोबिन और आरबीसी कितनी स्टेबल है कितनी अनस्टेबल। ठीक है, और लाइफ टाइम को इसी तरह से ब्लड दे दे करके सर्वाइव किया जाता है। थोड़ी बहुत दूसरी भी मेडिसिन है, कुछ और भी पॉसिबल ट्रीटमेंट पर काम चल रहा है, लेकिन परफेक्टली आज तक ये कभी ठीक नहीं हो पाता, बस वो ब्लड ट्रांसफर से ही काम चलाते हैं। ठीक है, जो भी लाइफ होती है, अदरवाइज तो इनकी डेथ तो और भी जल्दी हो जाए, ये तो हम आर्टिफिशियली ब्लड ट्रांसफर करके इनकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थैलेसेमिया में क्योंकि दो तरह की चेन है, अल्फा चेन भी है बीटा चेन भी है। अब कौन सी चेन कम हो रही है उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप बन जाएंगे। अल्फा चेन कम हुई तो अल्फा थैलेसेमिया, बीटा चेन कम हुई बीटा थैलेसेमिया। इसलिए थैलेसेमिया को पहले तो हम दो ग्रुप में, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अल्फा थैलेसेमिया बीटा थैलेसेमिया। इसमें भी ध्यान रखना ह्यूमन पॉपुलेशन में ज्यादातर बीटा थैलेसेमिया मिलता है, इट इज मोर कॉमन। अल्फा थैलेसेमिया के केसेस कम है, समझ गए। अब ये भी चीज ध्यान रखिएगा, बीटा का जीन मैंने आपको बताया क्रोमोसोम नंबर 11 पर होता है, अल्फा का जीन क्रोमोसोम 16 पर है। ठीक है, बीटा का हमारे अंदर एक जीन होता है, और उस एक जीन है तो दो अलील तो होंगे एटलीस्ट डिप्लॉयड है, तो बीटा का एक सिंगल जीन है, उसके 2 अलील्स हैं। ठीक है, लेकिन एक खास बात और देखिए, अल्फा के हमारे पास 2 जीन होते हैं पास पास ही, और टोटल 4 अलील होते हैं। अल्फा के 4 अलील है हमारे पास जो अल्फा चेन बनाते हैं, बीटा के 2 अलील हैं और वो हमारे बीटा चेन बनाते हैं। नंबर ऑफ अलील वेरिएबल है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अल्फा चेन बीटा चेन बनती इक्वल क्वांटिटी में हमारे अंदर, एक नॉर्मल कंडीशन, मतलब अल्फा के 4 अलील जितनी अल्फा चेन बनाते हैं, बीटा के 2 अलील भी उतनी ही बीटा चेन बना देते हैं। मतलब पर यूनिट टाइम में एक्सप्रेशन रेट किसकी ज्यादा हुई, बीटा की। बीटा का एक अलील अल्फा के एक अलील से डबल काम करता है, तब जाकर बराबर हीमोग्लोबिन बनते हैं, चेन बनती है और फिर हीमोग्लोबिन बनता है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप खुद देखिए, अगर बीटा का एक अलील अल्फा के अलील से डबल काम करता है तो कौन से अलील के एब्सेंट होने या म्यूटेट होने से ज्यादा फर्क पड़ेगा, अल्फा के अलील से बीटा के अलील से। कॉमन सेंस की बात है, बीटा के अलील से। बीटा का अगर एक अलील, बीटा चेन का अगर एक अलील म्यूटेट हुआ तो बीटा चेन बनना आधी हो जाएगी। 2 ही तो है टोटल अलील, और एक म्यूटेट हो गया तो बहुत सारा कम हो जाएगा। लेकिन अल्फा का एक अलील अगर म्यूटेट होता है तो अल्फा के एक अलील के हिस्से में इतना काम नहीं है, तो उससे एकदम से फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमें अल्फा और बीटा थैलेसेमिया में भी कितने नंबर ऑफ अलील म्यूटेटेड हैं उसके भी टाइप्स मिल जाते हैं।
ठीक है, हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीटा थैलेसीमिया की, क्योंकि ये ज्यादा कॉमन है। टू टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया एंड अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया इज मोर कॉमन एंड it is due to the reduced synthesis or absence of beta chain. बीटा चेन के कम बनने या नहीं बनने से होता है। and its gene is present on chromosome 11, one gene having 2 alleles. अब यहाँ दो सिचुएशन बनेगी कि या तो इसका एक अलील म्यूटेटेड हो, एक नॉर्मल हो, और या फिर दोनों ही म्यूटेटेड हो। दोनों नॉर्मल हुए जो तो हर पर्सन में होता ही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दो सिचुएशन, इफ इट्स वन अलील गेट म्यूटेटेड, सबसे पहले कि एक अलील म्यूटेट हो जाए, जिसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन। एक अलील म्यूटेट हुआ तो दूसरा अलील नॉर्मल है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन हुई। इफ वन अलील गेट म्यूटेटेड देन लेस अमाउंट ऑफ बीटा चेन विल सिंथेसाइज। अब ऐसे में क्या होगा, देखिए एक अलील म्यूटेट हुआ तो एक तो काम कर रहा है ना, हाँ, लेकिन दो अलील मिलकर जितनी बीटा चेन बनाते हैं अब कम बनेगी। तो यहाँ क्या हुआ, बीटा चेन एब्सेंट नहीं होगी, बीटा चेन विल सिंथेसाइज इन लेस अमाउंट, ये कम बनेगी। एंड एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, थोड़ी बहुत बीटा चेन आएगी, ज्यादा अल्फा हो जाएगी, अल्फा 3 बीटा 1 वाला बनेगा, ठीक है। और ये जो थैलेसीमिया बना, ये थैलेसीमिया इतना सीवियर नहीं होगा। अल्फा 3 बीटा 1 वाला हीमोग्लोबिन लिटिल बिट कुछ तो स्टेबल है, ठीक है। सबसे स्टेबल तो अल्फा 2 बीटा 2, अल्फा 3 बीटा 1 थोड़ा कम, और अल्फा 4 बीटा 4 ये ज्यादा अनस्टेबल है। तो यहाँ पर क्या है, ये माइल्ड थैलेसीमिया, इसको कहेंगे बीटा थैलेसीमिया माइनर, ठीक है। तो बीटा थैलेसीमिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, बीटा थैलेसीमिया मेजर, बीटा थैलेसीमिया माइनर। जब सिंगल अलील म्यूटेट है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो बीटा चेन बनेगी लेकिन लेस अमाउंट में बनेगी, और वो कहलाएगा बीटा थैलेसीमिया माइनर, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या हुई कि बोथ द अलील्स गेट म्यूटेटेड। अगर सपोज दोनों अलील म्यूटेट हो जाए, होमोजाइगस कंडीशन, देन नो बीटा चेन विल सिंथेसाइज, फिर बीटा चेन बनेगी नहीं, और बीटा चेन नहीं बनेगी तो अब जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो बनेगा अल्फा 4, एंड दिस इज बीइंग वेरी सीवियर, ये बहुत अनस्टेबल होता है। एंड यहाँ जो थैलेसीमिया आएगा बीटा थैलेसीमिया मेजर, इसका एक कॉमन नाम भी है, कूलीज एनीमिया कहते हैं इसको, कूलीज एनीमिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो बीटा थैलेसीमिया मेजर कहेंगे। तो बीटा थैलेसीमिया के दो टाइप हो गए, माइनर, मेजर। बीटा थैलेसीमिया मेजर जो होता है ये सबसे सीवियर थैलेसीमिया है, इसमें बीटा चेन बनती नहीं है, और यहाँ थोड़ा सर्वाइवल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। इसे कूलीज एनीमिया के साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा सीवियर है। और हेटेरोजाइगस कंडीशन माइनर बीटा थैलेसीमिया फिर भी माइल्ड रहता है इसके कंपैरिजन। तो बीटा थैलेसीमिया और उसके भी फर्दर दो टाइप हो गए, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट आता है अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया के कंपैरिजन में लेस कॉमन है, and it is due to the reduced synthesis or absence of alpha chain. अल्फा चेन के कम बनने या नहीं बनने से होगा, ठीक है। Now its genes are present on chromosome 16 and there are 2 genes with 4 alleles. अब इसके 2 जीन हैं, 4 अलील हैं, और यही वजह है कि अल्फा थैलेसीमिया आपको ज्यादा कॉमन नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा सीवियरिटी में नहीं मिलेगा। अब देखो 4 अलील होते हैं, एक अलील अगर म्यूटेट हुआ तो बिल्कुल माइल्ड थैलेसीमिया होगा, क्योंकि एक अलील का बहुत बड़ा रोल नहीं है। 2 अलील म्यूटेट होने पर थोड़ा थैलेसीमिया दिखेगा, 3 में थोड़ा और ज्यादा, और 4 अलील म्यूटेट होने पर सबसे सीवियर अल्फा थैलेसीमिया होगा। अब आप देखिए, एक अलील या 2 अलील म्यूटेट होना फिर भी पॉसिबल है, लेकिन 3 अलील और चारों के 4 अलील म्यूटेट हो जाना इज बीइंग वेरी वेरी रेयर। So why the alpha thalassemia is being very rare in population? It is less common just because के number of अलील ज्यादा हैं, और इतने सारे 4 अलील, 3 अलील सबके सब म्यूटेट हो जाएं, it is being extremely rare. एक अलील या 2 अलील म्यूटेट हो सकते हैं, और इसीलिए इसमें माइल्ड ही मिलेगा, सीवियरिटी पर नहीं आता अल्फा थैलेसीमिया, वो बीटा वाला आएगा। क्योंकि यहाँ 2 अलील अगर म्यूटेट भी हो जाए तो इतनी सीवियरिटी नहीं आएगी, वहाँ तो 2 अलील म्यूटेट होने पर बहुत सीवियर हो जाएगा नंबर ऑफ अलील के वर्क की वजह से। तो यहाँ पर भी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेंगे, और ये बनेंगे यहाँ पर अल्फा 1 बीटा 3 या बीटा 4 वाले, ठीक है। और बीटा 4 तो खैर बहुत ही रेयर होगा। और यहाँ अब हम माइनर मेजर का डिवीजन नहीं करते, 4 अलील है, और सीधा सीधा है कि जितने ज्यादा म्यूटेंटेड अलील होंगे उतनी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, दैट्स ऑल। द सीवियरिटी ऑफ अल्फा थैलेसीमिया इंक्रीजेस विल इंक्रीज इन नंबर ऑफ म्यूटेटेड अलील, कि जैसे जैसे म्यूटेटेड अलील का नंबर बढ़ेगा
सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। तो इसमें भी कई ग्रेड्स हैं, एटलीस्ट 4 तो दिख ही रही हैं, 1 अलील का म्यूटेशन, 2 अलील, फिर 3 अलील एंड 4 अलील, ठीक है। लेकिन इसके लिए कोई इस तरह से और आगे नाम नहीं दिए जाते हैं। बट अल्फा थैलेसीमिया में बहुत सारी ग्रेड मिल सकती है, बीटा में भी माइनर मेजर है। तो कुल मिलाकर देखिए ये पूरा जो थैलेसीमिया डिजीज है, आपको बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ जो म्यूटेशन हुआ है वो ऐसा हुआ है कि चेन बनना ही बंद हो जाती है। अल्फा चेन सिंथेसिस या बीटा चेन सिंथेसिस ही रुक जाता है। ये म्यूटेशन या तो नॉनसेंस म्यूटेशन होते हैं या फिर इस तरह के डिलीशन या ऐसा कोई इस तरह के म्यूटेशन जिसमें कि पॉलीपेप्टाइड चेन ही ना, और या तो चेन बनेगी या बिल्कुल नहीं बनेगी। लेकिन जो चेन बनेगी वो नॉर्मल बनेगी, चेन की क्वालिटी में गड़बड़ नहीं। अब इसीलिए हमें एक क्वेश्चन पूछा भी गया अभी रिसेंटली भी कुछ साल पहले, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में कंपैरिजन। तो ये कंपैरिजन भी अच्छी तरह से आना चाहिए, जो मैं रेगुलरली आपको बताता जा रहा हूँ। अब देखिए ये कंपैरिजन भी ध्यान रखें। कंपैरिजन क्या, सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटी ऑफ बीटा चेन इज अफेक्टेड। हियर द क्वालिटी ऑफ बीटा चेन इज अफेक्टेड। और बीटा चेन की क्वालिटी में क्या चेंज आया कि ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैली, बट देयर क्वांटिटी रिमेन नॉर्मल। या क्वांटिटी की प्रॉब्लम नहीं है या क्वालिटी की प्रॉब्लम। इसीलिए ये जो होता है ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। थैलेसीमिया क्वांटिटी ऑफ अल्फा चेन और बीटा चेन इज अफेक्टेड, या क्वांटिटी अफेक्ट हो रही है, क्वालिटी रिमेन नॉर्मल, एंड दैट्स व्हाई इट इज ए क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ये जो है ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। यही हमें फंडामेंटल डिफरेंस ध्यान रखना है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इनके सिम्टम मोर और लेस एक जैसे दिख सकते हैं, जैसे एनीमिया, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, एनीमिया, जॉन्डिस, इस तरह के जो कॉमन बेसिक सिम्टम है वो दोनों में सेम है। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पर हीमोग्लोबिन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस वजह से आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है, या हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होने की वजह से, सॉरी बीटा चेन अल्फा चेन की क्वांटिटी की वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा है और यहाँ भी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो कुछ फंडामेंटल सिम्टम्स सेम है, बट फिर भी थैलेसीमिया ज्यादा सीवियर होता है सिकल सेल एनीमिया के कंपैरिजन में। ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, वो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। तो ये दोनों जो है हीमोग्लोबिन रिलेटेड डिजीज थी, ऑटोसोमल डिजीज है, दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ठीक है। तो अब तक हमने जितनी डिजीज पढ़ी ये सारी ऑटोसोमल रिसेसिव थी। एक दो डिजीज हम और लेते हैं विच इज क्वाइट रेयर, लेकिन वो थोड़ी अलग तरह की डिजीज हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट डिजीज लेते हैं हंटिंगटन्स कोरिया। एक दो डिजीज के नाम मैंने आगे एग्जांपल्स में बताए हैं, मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। हंटिंगटन्स कोरिया इज वेरी रेयर डिजीज, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। डोमिनेंट डिसऑर्डर बहुत कम है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट डिजीज। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है एंड इट अपीयर्स इन लेट एज। ह्यूमन में जनरली ये लेट एज में आती है, 40 ईयर्स 50 ईयर्स के बाद आती है, 40-50 साल बाद आती है, 40-50 ईयर्स बाद। और इसका रीजन क्या है, इसमें जो है डोमिनेंट अलील है, इसमें ऐसा नहीं कि कोई अलील रिसेसिव हो गया तो काम नहीं कर रहा। हमने हर बार लिखा एब्सेंस ऑफ एंजाइम या एब्सेंस ऑफ प्रोटीन, यहाँ तो डोमिनेंट अलील है, ये फंक्शनल है लेकिन ये एबनॉर्मल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कुछ टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है, एंड दिस डिजीज इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ अ टॉक्सिक प्रोटीन इन ब्रेन, और इस टॉक्सिक प्रोटीन को नाम दिया गया हंटिंगटन प्रोटीन। तो ये म्यूटेशन से एक ऐसा डोमिनेंट अलील बना जो फंक्शनल है, काम करता है, लेकिन टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है। ब्रेन में इसका डिपोजिशन होता है और धीरे 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 बढ़ता जाता है, और नॉर्मली लेट एज में जाकर के इसके इफेक्ट दिखने लगते हैं। और इसीलिए हमने इसका एग्जांपल भी आपको डिलेड लीथैलिटी में बताया था, शोज डिलेड, इसमें डेथ होती है लेकिन मैच्योरिटी के काफी बाद, 40-50 साल बाद तो इसके सिम्टम आना शुरू होते हैं। मतलब पर्सन अपनी आराम से काफी लाइफ तो जी लेता है, ऐसा नहीं कि डिजीज को बाय बर्थ हो रही हो, ऐसा भी नहीं, लेट एज में जाकर, ठीक है। और लेट एज में होते हैं, इसमें मेनली ब्रेन डिजनरेशन, अब ब्रेन में डिपॉजिट होने लगता है तो ब्रेन डिजनरेट होने लगता है, ठीक है। ब्रेन डिजनरेशन लेट एज में जाते हैं, 20-30% का ब्रेन डिजनरेट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है ब्रेन, ठीक है। इसी से रिलेटेड सारे सिम्टम्स आएंगे। अब मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन के डिजनरेशन के साथ बॉडी मूवमेंट्स खत्म होने लगता है तो पैरालिसिस होने लगता है, या फिर अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट्स होता है, हाथ पांव ऐसे हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं, ठीक है। इम्प्रॉपर मूवमेंट्स, टंग मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता है तो बोलने में भी दिक्कत आती है। तो इसके सिम्टम आप देखोगे कि इसके सिम्टम ओल्ड एज में आने वाले सिम्टम जैसे कई बार पर्सन बहुत ज़्यादा एज के हो जाते हैं, 90 ईयर 100 ईयर,
तो ऐसे में उन लोगों में आप देखो उनसे चला नहीं जाता, बहुत वीक हो जाते हैं, ठीक है, और उनके हाथ पांव वाइब्रेट करते रहते हैं। वैसे ही सिम्टम यहाँ दिखा, ओल्ड एज लाइक सिम्टम दिखते हैं, बोलने में भी दिक्कत आती है। मेमोरी लॉस, अब ब्रेन डिजनरेशन के साथ धीरे धीरे इनकी मेमोरी लॉस होने लगती है, तो ये लोगों को पहचानना भूल जाते हैं, खुद का जजमेंट पावर जो एक इंसान का होता है वो नहीं होता, वो सब लॉस होने लगता है। मतलब इनके सिम्टम यूजुअली एजिंग वाले सिम्टम्स हैं, और जो नॉर्मली 90-100 ईयर की एज, हायर एज पर जाकर जो सिम्टम आते हैं वो सिम्टम या 40-50 ईयर की एज में दिखने लगते हैं। और यही एक प्रॉब्लम रहती है कि इस डिजीज को कई बार पहचानने में दिक्कत आती है, कई बार यूँ लगता है कि ये एजिंग के साइन है, बुढ़ापे के साइन है, और हालांकि जब इनके सिम्टम अपीयर होने लगते हैं उसके बाद विद इन 4-5 ईयर इनकी डेथ हो जाती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं हो पाता, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक टॉक्सिक प्रोटीन ब्रेन में डिपॉजिट होता है, तो हंटिंगटन कोरिया डिलेड लिथैलिटी शो करेगा, डोमिनेंट डिजीज है। सिम्टम्स क्या रहे, प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, एज के साथ साथ इसका ब्रेन डिजेनरेट होने लगता है। श्रिंकेज ऑफ ब्रेन, अराउंड 20-30% ब्रेन श्रिंक हो जाता है, यहाँ से डिप्रेशन दब जाता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव पैरालिसिस एंड मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन डिजेनरेशन के साथ पैरालिसिस, मेंटल रिटार्डेशन, ये सारी प्रॉब्लम आनी है। इम्प्रॉपर बॉडी मूवमेंट्स, हाथ पाँव के लिम्स मूवमेंट्स जो है ये इम्प्रॉपर है, वाइब्रेटिंग है, अनकंट्रोल्ड वे में होते रहते हैं, टंग मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता है, स्पीच नॉट वेल कोऑर्डिनेटेड, ठीक है, एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी एंड जजमेंट पावर। तो मेमोरी लॉस होने लगता है, परमानेंट मेमोरी लॉस है, जैसे हम कई बार देखते हैं बहुत ज़्यादा एज होने पर, कई बार वैसे भी एजिंग की वजह से भी ये चीज़ होती है, और वो पर्सन जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को भी पहचान नहीं पाता है, तो वो मेमोरी लॉस होने लगती है, जजमेंट पावर, मेमोरी लॉस, ये सब चीज़ें लॉस होंगी जो नॉर्मली बहुत हाई एज पर दिखती हैं, वही चीज़ें यहाँ भी दिखें। तो ये सारा ब्रेन डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, और ब्रेन में एक टॉक्सिक प्रोटीन के डिपोजिशन से होता है। अब हम मेडिसिन वगैरह इसको ठीक तो नहीं कर पाते, लेकिन हाँ मेडिसिन वगैरह से जो इसका ये जो ब्रेन डिजेनरेशन का जो रेट है ये हम थोड़ा कम कर पाते हैं, तो थोड़ी लाइफ बढ़ जाती है, अदरवाइज कोई परमानेंट क्योर नहीं है इसका। कई बार तो लोगों को इस डिजीज का पता भी नहीं चलता, उससे पहले इनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। और भी कई तरह के सिम्टम्स होंगे, तो मैंने इनिशियल चीज़ें बताई, ठीक है। हंटिंगटन कोरिया डोमिनेंट डिजीज है, इसलिए ध्यान रखना है, और किस वजह से होती है इसके सिम्टम्स। एक इसी के जैसे मिलती जुलती एक डिजीज और है, बल्कि हंटिंगटन कोरिया तो रेयर है, उसका नाम आपने ज़्यादा सुना होगा, अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर इज रिलेटिवली मोर पॉपुलर एंड कॉमन। अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, कुछ लोग इसको ऑटोसोमल डोमिनेंट भी मानते हैं, लेकिन अल्जाइमर एक से ज़्यादा डिजीज की वजह से होता है। अल्जाइमर के रीजन बहुत सारे हैं, रिस्पॉन्सिबल जीन भी कई सारे हैं जो अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, उनमें से डेफिनेटली कुछ डोमिनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अल्जाइमर में और हंटिंगटन कोरिया में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, ये भी लेट एज में होता है, 40 ईयर 50 ईयर की एज में, ठीक है। और इट इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ए टॉक्सिक प्रोटीन, ये भी टॉक्सिक प्रोटीन के एक्यूमुलेशन से होता है। टॉक्सिक प्रोटीन वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग तरह के जीन से, एक से ज़्यादा तरह के जीन से हो रहा है। इसमें जो सबसे कॉमन मिला है वो है अमाइलोइड बीटा पेप्टाइड, इसका डिपोजिशन, कुछ में एपोई प्रोटीन का डिपोजिशन, या और भी अलग अलग तरह के कुछ टॉक्सिक प्रोटीन हैं, ये डिपॉजिट होते हैं और ब्रेन डिजेनरेट होने लगता है। तो बात तो उसी के जैसी है, ठीक है। ये भी डिलेड लिथैलिटी शो करेंगे, ठीक है, और करीब करीब सिम्टम वैसे के वैसे ही होते हैं जैसे हमने हंटिंगटन कोरिया में देखे। तो इसके जो सिम्टम्स होंगे, इसके जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स लगभग वैसे ही, प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है। और यहाँ वो ब्रेन श्रिंकेज वाला मैटर ज़्यादा नहीं दिखाई दिया, लेकिन हाँ पैरालिसिस, मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन का डिजेनरेशन, ये बहुत, और मूवमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा इम्प्रॉपर होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो मेमोरी पर आता है। यहाँ पर मूवमेंट और स्पीच और ये सब चीज़ें तो बिल्कुल वैसी हैं। सडन लॉस ऑफ मेमोरी एंड जजमेंट, यहाँ देखिए वो था प्रोग्रेसिव लॉस, प्रोग्रेसिव लॉस धीरे धीरे होता है, ठीक है, और ये फ्लैशेस में सडन लॉस होता है। अच्छा, ये लॉस थोड़ा अलग तरह का, इसमें कई बार मेमोरी रिकवर भी हो जाती है, फ्लैशेस में मेमोरी लॉस होता है, इसमें सडनली इंसान कुछ काम करते करते भूल जाता है, दिमाग से जैसे स्किप हो जाए। अल्जाइमर पेशेंट के साथ कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है, वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं, और वो अपने फैमिली मेंबर को पहचानना भूल जाते हैं, हो सकता है नेक्स्ट डे वापस पहचानने लग जाए। तो एक सडन मेमोरी लॉस होता है फ्लैशेस में, अचानक से वो कुछ काम कर रहे हैं, भूल जाते क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के केसेस हैं, और फिर ये चीज़ें जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे और ज़्यादा होने लग जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली दोनों चीज़ें जो हैं वो ब्रेन डिजेनरेशन की डिजीज़ हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट माने जा सकते हैं, लेट एज में आते हैं,
और लेट एज में आने की वजह से डोमिनेंट होते हुए भी बाय बर्थ डिजीज नहीं हो रही, तो ये ऑफस्प्रिंग में भी इनहेरिट हो जाती है और चलती रहती है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों में कॉमन है बहुत सारी दोनों चीज़ें, लेकिन डिजीज कोई इतनी ज़्यादा नहीं, बहुत रेयर केस में होती है। तो ये जो सारी डिजीजेस थी जितनी अभी तक हमने पढ़ी, ये सब ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। हम थोड़ा सा वापस पीछे चले तो हमने ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर के दो पार्ट किए थे, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हमने शुरुआत की थी मेंडेलियन डिसऑर्डर की, जो जीन में म्यूटेशन से होते हैं। फिर हमने कहा था अब जीन तो सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम कहाँ है उससे डिफरेंस आएगा, तो हमने पहले इसको भी दो पार्ट कर दिए थे, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये सारे ऑटोसोमल थे। हमने वैसे तो ऑटोसोमल डिजीज बहुत सारी हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस आपको बताइए। अगर हम शुरू से देखें तो हमने एल्केप्टोन्यूरिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, टे सेक्स डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, अल्जाइमर, हंटिंगटन कोरिया, ये सारी डिजीजेस पढ़ी। इन सब में मैक्सिमम डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव हैं और ज़्यादातर ये सब के सब जो हैं ये रिसेसिव डिजीज है जो ऑटोसोमल जीन की वजह से होती है। ठीक है, अब ये हमारा एक पार्ट हुआ मेंडेलियन डिसऑर्डर का, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और भी होती है, मैंने नाम वही लिए हैं, वही बताए हैं जो हमारे आगे भी कई एग्जांपल्स में आए। अब ये दोनों हमने लेट डिलेड लिथैलिटी में इनके नाम लिखे थे, और भी हमने अलग अलग जगह उन्हीं डिजीज को हमने थोड़ा डिस्क्राइब किया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर का दूसरा पार्ट था सेक्स लिंक्ड डिसीजेस। अब सेक्स लिंक डिसऑर्डर में तो खास बात क्या है कि हमने जब एक टॉपिक पढ़ा था सेक्स लिंकेज, वहां पर ही मैं कुछ डिजीज आपको डिस्कस कर चुका हूँ। जो हम वहां कर चुके हैं उसको हम यहाँ दोबारा एलेबोरेट नहीं करें। अब अगला पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट, एंड दैट इज द सेक्स लिंक डिसऑर्डर। सेक्स लिंक डिसऑर्डर 4-5 डिजीज के मैंने एग्जांपल वहां बताए थे, उनमें से 2-3 तो हम डिस्कस कर चुके हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ये तो हम वहां भी बता चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ केवल उनके ब्रीफ में एक एक लाइन में सिम्टम लिखा है। तीनों ही डिजीज एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज ज्यादा होती है। एक्स लिंक कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, और मेन सिम्टम इसका क्या था, अनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट बेसिक कलर्स। फंडामेंटल कलर रेड, ग्रीन, ब्लू जो थे ये डिफरेंशिएट नहीं होते, कलर डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम थी। प्रोटेनोपिया, ड्यूटेरेनोपिया, ट्रिटेनोपिया बता चुका हूँ। ठीक है, ये जो डिजीज है इसमें डेथ नहीं होती है, ये नॉन लीदल नॉन प्लियोट्रोपिक डिजीजेस, एक एक सिम्टम होता है बस। ऐसे हीमोफीलिया है, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इसमें ब्लड क्लोटिंग डिले होता है, और ब्लड क्लोटिंग डिले होने का रीजन है कि क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है। ठीक है, बाकी और कोई परेशानी नहीं है, क्लोटिंग की दिक्कत है या कलर डिफरेंशिएशन। और एक कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड एक और है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। पुअर लाइट, डीम लाइट विजन प्रॉपर नहीं होता, लो लाइट इंटेंसिटी में, या डिफेक्टिव कॉन्स है या डिफेक्टिव रोड्स है। रोड्स के डिफेक्टिव होने पर लो लाइट में दिखाई नहीं देता, और कॉन्स के डिफेक्टिव होने पर कलर डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आती है। ये दोनों जो हैं, और नाइट ब्लाइंडनेस के लिए तो बताया भी था, ये भी दो तरह की होती है, कॉन्जेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस एंड एक्वायर्ड। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ये कॉन्जेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस है, जो जेनेटिकल डिजीज है। एक्वायर्ड भी होती है जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। ये जो है ये कॉन्जेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस है, जो जेनेटिकल डिसऑर्डर, कॉन्जेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये तीन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं विद दिस सेक्स लिंकेज, इसलिए हम इसको वापस भी इलेबोरेट नहीं करें। इनके अलावा मैंने एक दो एग्जांपल और लिखे थे, एक लिखा था हमने डीएमडी, एक लिखा था हमने डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और एक G6PD सिंड्रोम। एक दो डिजीज और लेते हैं जो हम इसी एग्जांपल में सेक्स लिंकेज में बता चुका हूँ। नेक्स्ट वन इज ड्यूकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, DMD कहते हैं। यूजुअली इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी कहा जाता है, इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं, और ड्यूकेन्स के साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग है तो DMD भी बोला जाता है, ड्यूकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, DMD जो है ये भी आगे के डिजीज की तरह ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, एंड इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एन वेरी स्पेसिफिक प्रोटीन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ये ह्यूमन में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की एब्सेंस से होता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है, और ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हमारे मसल्स में यूज होता है। इसका जीन एक्स पर है। इसके जीन की खास बात ध्यान रखना, हमारा जो जीनोम है ह्यूमन का, जो उसको हम 30,000 40,000 जीन बोलते हैं, हमारे जीनोम का ये सबसे बड़ा जीन है, लॉन्गेस्ट जीन। ये तो अगले चैप्टर में भी आएगा। तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो है, ध्यान रखना, इट्स जीन इज longest gene of ह्यूमन के जीनोम का ये सबसे बड़ा जीन है।
लॉन्गेस्ट जीन, बाकी डिटेल तो खैर हम इस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। लॉन्गेस्ट जीन है और इससे डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनता है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का यूज क्या है, देखिए डिस्ट्रोफिन प्रोटीन फाउंड्स ऑन इनर सरफेस ऑफ मसल सार्कोलेमा, मसल्स की जो मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा, ठीक है। मसल्स मेम्ब्रेन, मसल्स के मेम्ब्रेन्स में इनर सरफेस पर ये होता है, ठीक है, और अंदर की तरफ ये रहता है और एक तरह का सपोर्ट प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। इट प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन फ्रॉम टीयरिंग, मसल्स को फटने से बचाता है, टीयरिंग से, एक इंटरनल सपोर्ट देता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है, और साथ साथ में कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। तो ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एक हेल्दी मसल्स के लिए जरूरी है मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर। अब अगर इस प्रोटीन का जीन म्यूटेट हो गया तो डिस्ट्रोफिन नहीं बनेगा, और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनने का मतलब हमारी मसल्स जो है बड़ी वीक रहेंगी, बड़ी सेंसिटिव हो जाती हैं और जल्दी डिजेनरेट हो जाती है। मसल्स के डिजेनरेशन के साथ साथ ही मसल्स कॉन्ट्रैक्शन खत्म और पर्सन में पैरालिसिस होने लगता है। तो इसका जो एकमात्र मेन सिम्टम है वो यही है, ड्यू टू इट्स एब्सेंस मसल्स डिजेनरेशन अकर्स एंड दिस रिजल्ट्स इन प्रोग्रेसिव पैरालिसिस। एक साथ पूरी बॉडी में नहीं, बॉडी में कहीं भी ये शुरू हो सकती है, मैक्सिमम टाइम लेग में शुरू होती है और धीरे धीरे ये पैरालिसिस जो पूरी बॉडी में बढ़ता है। तो इनमें क्या होता है, जहां से भी ये स्टार्ट हो रही वहां से फिर धीरे 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 ये प्रोग्रेसिवली पैरालिसिस बढ़ता जाएगा और आगे लास्ट में जाते हैं तो पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, मसल्स डिजेनरेट हो जाती है, मसल्स काम करना बंद कर देती है। ये इसका मेन सिम्टम होता है इस डिजीज की वजह से, और धीरे धीरे आता है। अब इसका ट्रीटमेंट एसेस तो कुछ नहीं, लेकिन मेडिसिन और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से हम मसल्स के डिजेनरेशन की रेट कम कर सकते हैं, स्लो कर देते हैं। तो बड़ा धीरे धीरे डिजेनरेशन होता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब डिस्ट्रोफिन तो नहीं है, लेकिन डिस्ट्रोफिन लाइक सब्सटेंस एज ए मेडिसिन दे करके इनको हम थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ पर्सन की कुछ लाइफ बढ़ जाती है। हालांकि ये कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, थोड़ा पैरालिसिस पार्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है, वो आर्टिफिशियली होता है मेडिसिन के थ्रू। तो डेकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD, ठीक है। इससे मिलते, एक तो इस डिजीज का नाम ध्यान रखना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। एक हमने एनसीईआरटी में चैप्टर में आगे पढ़ी थी मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, उसकी एक पेडिग्री बनी हुई है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी अलग चीज है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अलग है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, उसकी तो पेडिग्री बना रखी है एनसीईआरटी में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, दोनों अलग अलग चीजें, कंफ्यूज ना हो। दोनों मसल से रिलेटेड डिजीज है, दोनों में मसल्स का डिजेनरेशन और पैरालिसिस है, लेकिन प्रोटीन अलग अलग है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी अलग चीज है, हमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पर क्वेश्चन आता रहता है, तो उसका रीजन ध्यान रखें। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बाद हमने एक डिजीज और पढ़ी थी, नाम बताया था आपका G6PD सिंड्रोम। G6PD सिंड्रोम इन ब्रीफ इसको भी ध्यान रखें, ये भी एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ये पांचों एग्जाम्पल मैंने आपको सेक्स लिंकेज में भी लिखाए थे, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस, G6PD सिंड्रोम एंड DMD, ठीक है। तो ये सारी डिजीजेज जो है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब G6PD में इट इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सॉरी सिंथेटेज नहीं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, G6PD सिंड्रोम, ग्लूकोज 6। ये जो एंजाइम होता है, अब देखो इसका काम क्या है, ये एक एंजाइम है, इसका जीन भी एक्स क्रोमोसोम पर है, इनके सबके जीन एक्स पर है, ये एक्स लिंक्ड डिजीजेज है सारी, ठीक है। अब ये क्या काम आता है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूटेथायोनिन। ये जो होता है ये हमारे अंदर ग्लूटेथायोनिन के सिंथेसिस में काम आता है, ह्यूमन बॉडी में बनता है ग्लूटेथायोनिन। ग्लूटेथायोनिन आरबीसी की मेम्ब्रेन में मिलता है, इट इज फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। आरबीसी की मेम्ब्रेन का स्टेबल रहना बड़ा जरूरी, नहीं तो आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी तो बहुत सारी परेशानी हो सकती है। आरबीसी की मेम्ब्रेन का प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी, और एक तरह से देखा जाए तो हीमोग्लोबिन को भी प्रोटेक्ट करता है, आरबीसी को भी प्रोटेक्ट करता है। तो ग्लूटेथायोनिन बनता है इससे, और ये आरबीसी की मेम्ब्रेन और आरबीसी हीमोग्लोबिन की स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये नहीं बनेगा, अगर ये एंजाइम नहीं है तो ग्लूटेथायोनिन नहीं बनेगा, और ग्लूटेथायोनिन नहीं बनेगा तो इसकी एब्सेंस की वजह से ही डिजीज होंगी। तो डिजीज के सिम्टम भी क्या रहेंगे, ड्यू टू इट्स एब्सेंस आरबीसी मेम्ब्रेन बिकम अनस्टेबल, फ्रेजाइल एंड वेरी सेंसिटिव।
आरबीसी की बड़ी अनस्टेबल, फ्रेजाइल और सेंसिटिव हो जाएगी एंड विच विल रीजनरेट रैपिडली। ये रैपिड डिस्ट्रक्शन होगा, आरबीसी बहुत जल्दी डिजनरेट हो जाती है। अब आरबीसी डिजनरेट होगी तो अब हमें पता होना चाहिए चीज़ें क्या होंगी। जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया में हम बात कर रहे थे, आरबीसी डिजनरेट होती है तो हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन, हीमोलाइसिस भी इंक्रीज होगा, एनीमिया, जॉन्डिस, ये कॉमन सिम्टम है। जब भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो ये चीजें आनी है। तो इनिशियली वैसे ही सिम्टम बनते हैं, यहाँ भी हाई हीमोलाइसिस, एनीमिया, जॉन्डिस, इस तरह की चीजें। तो ग्लूटाथायोनिन नहीं बन, देखिए सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया में प्रॉब्लम हीमोग्लोबिन की, उसकी वजह से आरबीसी डिस्ट्रैक्ट हो रही है। और यहाँ प्रॉब्लम हीमोग्लोबिन की नहीं है, हीमोग्लोबिन बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ आरबीसी की मेम्ब्रेन की प्रॉब्लम है। तो इससे भी आरबीसी डिस्ट्रक्शन होता है, तो सिम्टम कई बार वैसे के वैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये G6PD सिंड्रोम है। हालांकि ये डिजीज काफी कुछ आजकल मैनेज की जा सकती है। ग्लूटाथायोनिन को बाहर से सप्लाई किया जाता है, ग्लूटाथायोनिन लाइक कंपाउंड दे दिए जाते हैं, उससे थोड़ा आरबीसी की मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाता है। और कुछ चीजें अवॉइड की जाती हैं जो आरबीसी की मेम्ब्रेन को अनस्टेबल करती है। ये देखा गया कि वैसे आरबीसी की मेम्ब्रेन ये अनस्टेबल है, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मेम्ब्रेन को और ज्यादा अनस्टेबल कर देते हैं। तो अगर G6PD सिंड्रोम वाला वो पर्सन अगर उनके कांटेक्ट में आता है तो उसकी हालत बहुत सीवियर हो जाती है। ठीक है, द सीवियरिटी ऑफ दिस डिजीज इंक्रीज्ड बाय फैबा बीन्स। फैबा बीन्स एक तरह का लेग्यूम्स, इन लेग्यूम्स में ये जो प्रोटीन होता है इसमें ये आरबीसी की मेम्ब्रेन को और ज्यादा अनस्टेबल कर देता है। क्लोरोक्विन, ठीक है, क्लोरोक्विन जो है वो भी इस तरह की ही इफेक्ट शो करता है। सल्फा ड्रग्स, क्लोरोक्विन, फैबिज्म, ये जो फैबा बीन्स हैं, ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं अगर एक G6PD सिंड्रोम वाला पर्सन इनके कांटेक्ट में आता है तो वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है, उसकी डेथ तक हो सकती है। और इसीलिए आप देखिए ये जो G6PD है तो नाम बाद में आया, इसका एक पुराना नाम और था, इसको फैबिज्म भी कहा जाता था, इस डिजीज को फैबिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि फैबा बीन्स में ये काफी सीवियर हो जाता था, इसीलिए इसको फैबिज्म भी कहते थे, बाकी इसका नाम G6PD। तो ये 4-5 तरह के हमने सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स बताए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस हैं। ठीक है, तो ये हमारा ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर का पहला सेगमेंट था, मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोसोमल और सेक्स लिंक दोनों बताए। ठीक है, कुछ डिजीज हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ हमने यहाँ डिस्कस करी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस हैं, बाकी डिजीजेस की लिस्ट और भी लंबी है। एटलीस्ट इन डिजीज आप प्रॉपर वे में कंपैरेटिव चार्ट भी बना सकते हैं, कौन सी डिजीज, उसका इनहेरिटेंस क्या है, किस वजह से हो रही, कौन से एंजाइम की एब्सेंस हो रही है, क्या रीजन है, और उसकी वजह से मेन दो चार सिम्टम्स। हर डिजीज के बारे में आपको बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला पार्ट हुआ। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे जो डिजीज का सेकंड पार्ट है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हेलो स्टूडेंट, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर में हम अब तक फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोसोमल और सेक्स लिंक दोनों तरह के डिसऑर्डर्स हमने स्टडी किए, कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेस, उनके सिम्टम्स। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हमने ये भी कहा था कि एक्चुअल में जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो तो मेंडेलियन होते हैं, क्योंकि उसमें वास्तव में जीन के अंदर चेंज होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कुछ इस तरह के डिजीजेज हैं जो क्रोमोसोम लेवल पर जो चेंजेस होते हैं उनसे आता है। मैंने शुरू में आगे भी बताया आपको कि क्रोमोसोमल बैलेंस, जीन बैलेंस दोनों अपनी जगह जरूरी है। और कई बार क्रोमोसोम के नंबर अगर कम ज़्यादा हो जाए, क्रोमोसोम का कुछ सेगमेंट टूट जाए, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वही डिसऑर्डर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहलाएगा। तो कुछ हम यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिस्कस करें। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किस तरह से अराइज होंगे? बेसिकली दे अराइजेस ड्यू टू चेंज इन नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के नंबर में चेंज, न्यूमेरिकल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, दोनों तरह के चेंज। हालांकि उसमें से भी न्यूमेरिकल चेंजेस जो है ज़्यादा कॉमन होते हैं, दे आर मोर कॉमन। नंबर के रिगार्डिंग चेंजेस ज़्यादा कॉमन है, स्ट्रक्चरल चेंजेस कम है, दे आर लेस कॉमन। स्ट्रक्चरल चेंजेस कम मिलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज को लेकर ज़्यादा कुछ है नहीं, ले देकर उसमें ये होता है कि क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट ब्रेक हो जाए, टूट जाए। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स ब्रेकेज ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में ब्रेकेज, क्रोमोसोम में डिलीशन। तो इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ चेंज है। ब्रेकेज और डिलीशन से यहाँ पर क्या होगा? देयर विल बी लॉस ऑफ सम जीन्स। ठीक है, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल चेंज में इतनी सी बात है कि क्रोमोसोम का कोई हिस्सा ब्रेक हो जाए, डिलीट हो जाए, तो उससे कुछ जीन का लॉस हो जाता है, एंड दिस लॉस क्रिएट्स डिसऑर्डर्स।
तो ये स्ट्रक्चरल डिजीज है, कम है। ज़्यादा कौन सी? न्यूमेरिकल नंबर। अब नंबर में क्या है? इट इन्वॉल्व्स इंक्रीज और डिक्रीज, या तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए या कम हो जाए। यूजुअली 1 और रेयरली मोर देन 1 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाना, एक क्रोमोसोम डिक्रीज, और रेयरली कभी एक से ज़्यादा भी हो जाए। जब भी क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज डिक्रीज होते हैं तो इट क्रिएट्स क्रोमोसोमल इम्बैलेंस। यहाँ जो डिजीज, यहाँ जो अबनॉर्मल कंडीशन आएगी वो इम्बैलेंस की वजह से आएगी, कि क्रोमोसोमल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं और उस इम्बैलेंस की वजह से डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं। मैंने आपको इसलिए क्रोमोसोमल बैलेंस, जीन बैलेंस की बातें पहले भी बताई है, ठीक है। और जब ये भी एक तरह का म्यूटेशन, हालांकि क्रोमोसोम लेवल का म्यूटेशन है, कि जब क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर में, ये सब क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, ठीक है। क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होने वाले इस म्यूटेशन के लिए एक टर्म है एन्यूप्लॉइडी। इसको हम एन्यूप्लॉइडी भी कहते हैं। ये चीज़ हम अगले चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ज़्यादा डिटेल से पढ़ाएंगे कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। अब यहाँ नंबर में चेंज दो तरह से हो गया, या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज। इंक्रीज ऑफ 1 क्रोमोसोम, डिक्रीज ऑफ 1 क्रोमोसोम। इंक्रीज में 2n+1 हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो 2n-1। एक क्रोमोसोम बढ़ गया, एक क्रोमोसोम कम हो गया। जब एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइसोमी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्राइसोमी। और डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं मोनोसोमी। अब क्यों? देखिए, अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो हर क्रोमोसोम के दो दो क्रोमोसोम तो है, पेयर में तो है, ठीक है, तो दो दो तो होता ही है होमोलोगस पेयर। अब जैसे एक बढ़ गया तो दो तो पहले से था, एक और आ गया तो 3 हो गए ना। तो क्योंकि एक जैसे 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, इसलिए जैसे ही एक इंक्रीज होता है तो हम ट्राइसोमी बोलते हैं। एक डिक्रीज हुआ तो पेयर में 2 तो रहते ही हैं, एक कम हो गया तो एक ही रह गया, तो उसको मोनोसोमी कहेंगे, ठीक है। तो एन्यूप्लॉइडी इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जहां पर एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो सकता है, क्रोमोसोम डिक्रीज। ट्राइसोमी, मोनोसोमी, दो। क्रोमोसोम नंबर का इंक्रीज डिक्रीज, और आपको ये भी पता होना चाहिए, मैंने थोड़ा आपको पहले भी बताया था कि इंक्रीज डिक्रीज होते क्यों है। तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज का जो रीजन है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि दिस इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। जो मैंने आपको सेग्रीगेशन के वक्त भी बताया था कि ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन डिसजंक्शन से होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जब मियोसिस में पूरा पेयर मेटाफिजिक प्लेट पर आता है, और अगर ये होमोलोगस पेयर प्रॉपरली सेपरेट हो जाए तो उसको डिसजंक्शन कहते हैं। एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। कभी कभी ये होमोलोगस पेयर सेपरेट नहीं हो पाता और दोनों क्रोमोसोम, पेयर के दोनों क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। इससे क्या हुआ, जब गैमेट बनेंगे नॉर्मली तो 2n से n गैमेट बनते। अब जैसे एक पेयर नॉन डिसजंक्शन के थ्रू एक साथ चला गया तो 2 गैमेट जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, एक तरफ एक क्रोमोसोम ज्यादा चला गया n+1, दूसरी तरफ कम गया n-1, तो ये एबनॉर्मल गैमेट बने। और n+1 वाला गैमेट जब मान लो फर्टिलाइज होगा किसी से तो 2n+1 बनाएगा तो ट्राइसोमी हो जाएगी। n-1 वाला गैमेट किसी से फर्टिलाइज होगा तो 2n-1 बनेगा, मोनोसोमी आ जाएगी। तो ट्राइसोमी, मोनोसोमी या एन्यूप्लॉइडी का जो कॉज है वो क्या है, नॉन डिसजंक्शन। तो न्यूमेरिकल चेंज ज्यादा है, थोड़े बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्रोमोसोम में होने वाले इन दोनों चेंजेस से आते हैं। अब क्रोमोसोम भी तो हमारे पास 2 तरह के हैं, इट में भी ऑटोसोम, इट में भी सेक्स क्रोमोसोम। और इसीलिए इन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम फर्दर आगे 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। जैसे हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर के भी 2 पार्ट किए थे, ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम, यहाँ भी वही करेंगे। पहले अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं कि ऑटोसोम के स्ट्रक्चर और नंबर में चेंज, सेक्स क्रोमोसोम वाले बाद में। इसमें हम सबसे पहला एग्जांपल लेंगे डाउन सिंड्रोम, वन ऑफ द वेरी पॉपुलर, वेरी कॉमन डिजीज, और कई बार एग्जाम में भी आता रहता है, डाउन सिंड्रोम। इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट लैंगडॉन डाउन, ये साइंटिस्ट के नाम से लिखा हुआ डाउन सिंड्रोम। इसको मंगोलिज्म या मंगोलियन आइडियोसी भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके जो सिम्टम होते हैं वो कुछ इसी तरह के हैं। ये डिजीज होती क्यों है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम यानी कि आप उसको बोल सकते हैं 21st ट्राइसोमी। 21st नंबर का क्रोमोसोम ह्यूमन में एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम तो नॉर्मली होते हैं, एक एक्स्ट्रा आ गया 47 हो गए। और एक्स्ट्रा भी कौन सा है, 21st नंबर का, 21st ट्राइसोमी। हमारे सारे क्रोमोसोम नंबर से जाने जाते हैं, तो 21st नंबर का क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया और 21st नंबर के 3 हो गए, 21st ट्राइसोमी। इस डिजीज में एक्चुअली क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है
तो जीन के एक्सप्रेशन में इम्बैलेंस आता है और कई बार जीन प्रॉपर टाइम प्रॉपर वे में एक्सप्रेस नहीं होते हैं और उसी से डिसऑर्डर क्रिएट होता है। इसमें जो डिजीज होती है इसमें ये बाय बर्थ होती है, बाय बर्थ दिखते हैं सिम्टम्स के, और इसमें अफेक्टेड चाइल्ड के सिम्टम या जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसका वो बहुत कुछ ऐसा लगता है जैसे मंगोलियन पीपल जैसा होता है। मंगोलिया इज ए कंट्री, चाइना रशिया के बीच में है और वहाँ एक रशियन चाइनीज कॉम्बाइंड एक उनका अपीयरेंस दिखाई देता है। इस डिजीज में चाइल्ड का अपीयरेंस मंगोलिया के लोगों जैसा हो जाता है, इसीलिए इसको मंगोलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें चाइल्ड का फोरहेड काफ़ी बड़ा हो जाता है, ब्रॉड फोरहेड, चौड़ा रहता है, आंखें बहुत छोटी छोटी और डीप होती हैं। ठीक है, नोज ब्रॉड होता है, फ्लैट नोज होता है। ठीक है, लोअर जा बड़ा होता है, निकला हुआ होता है, लोअर लिप बड़ा होता है और लोअर जा और लोअर लिप प्रोट्रूडिंग निकला हुआ रहता है। इसमें मुंह भी हमेशा खुला रहता है, परमानेंटली ओपन माउथ, इस तरह का सिम्टम दिखाई देता है। नेक जो है बहुत छोटी होती है, शॉर्ट नेक, कई बार ऐसा लगता है जैसे नेक नेग्लिजिबल है, हेड को सीधा ही शोल्डर पर रख रखा हो, इस तरह का अपीयरेंस है। ठीक है, उनके पाम फ्लैट पाम, बिल्कुल कुशन लाइक फ्लैट पाम, ये इस तरह की लाइंस वगैरह कुछ नहीं होती। फिंगर्स भी उसमें स्टबी धसी हुई फिंगर्स होती है। इस तरह के जो चाइल्ड होते हैं उनका IQ लेवल बहुत कम रहता है बॉडी में। ये तो मैंने अपीयरेंस बताया है, बाकी इंटरनली मेटाबॉलिक लेवल पर और भी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं, अगर इनको हम नेचुरल डेथ पे बात करें तो ये फिर भी मैच्योरिटी तक सर्वाइव कर जाते हैं, मैच्योरिटी से पहले डेथ हो जाती है। लेकिन अब आजकल हम इसको मेडिसिन से और अलग तरह के ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी से हम इसको जो है और लंबे टाइम तक सर्वाइव करवा सकते हैं। और इनफैक्ट ये स्टेराइल भी होते हैं और कभी कभी तो फर्टाइल भी होते हैं, डिपेंड्स ऑन ट्रीटमेंट ऑल्सो। हालांकि 100% ट्रीटमेंट इसका नहीं है, लेकिन हाँ इनकी फिर भी सर्वाइवल किया जा सकता है। कई बार ये प्रोजेनी भी प्रोड्यूस करते हैं। इनके सिम्टम ध्यान रखने, मेन कॉज तो कॉज पूछा जाता है तो 21st ट्राइसोमी, और इनके जो सिम्टम मैंने आपको बताया। ठीक है, सिम्टम्स क्या रहेंगे? ब्रॉड फॉरहेड, आगे का फॉरहेड काफ़ी ब्रॉड, स्मॉल एंड डीप आईज, जैसे चाइनीज लोगों की आईज बिल्कुल डीप होती है, फ्लैट नोज, लार्ज एंड प्रोट्रूडिंग लोअर लिप एंड लोअर जा, लोअर लिप और जॉ जो होता है वो थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, लार्ज होता है, परमानेंटली ओपन माउथ, इसी वजह से माउथ भी खुला रहता है इनका, शॉर्ट नेक होती है, फ्लैट पाम विद स्टबी फिंगर्स। ठीक है, लो IQ, मे बी स्टेराइल, मे बी फर्टाइल। तो ये कुछ इनके सिम्टम्स। इसमें आपको बस ध्यान ये रखना कौन सी डिजीज किस क्रोमोसोम की वजह से हो रही है और क्या सिम्टम्स। अब इसमें आपको डोमिनेंट रिसेसिव नहीं बोलना है, जैसे अपन मेंडेलियन डिसऑर्डर में तो कह रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ये भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, लेकिन ये क्रोमोसोमल है, जीन वाले नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं तो उसमें डोमिनेंट रिसेसिव आता है, ये क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है, यहाँ सीधा जीन इन्वॉल्व नहीं है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कभी डोमिनेंट रिसेसिव नहीं बोलते। ठीक है, और जब वहाँ डिजीज जैसे एल्बिनिज्म आया तो अपन ने उसको स्मॉल ए लिखा, जीनोटाइप लिखते हैं। इनके जीनोटाइप नहीं बनेंगे क्योंकि यह जीन नहीं है, क्रोमोसोम है। तो कई बार जैसे इसमें क्वेश्चन हमने मॉड्यूल में भी दिया हुआ है कि एक पेरेंट है जिसमें एक पेरेंट डाउन सिंड्रोम वाला है, एक पेरेंट नॉर्मल है, तो प्रोजेनी में डाउन सिंड्रोम आने के क्या चांस हो। अब ऐसे में आपको क्वेश्चन करना कैसे, ये बड़ा कई लोगों को कंफ्यूज होता है। जैसे मान लीजिए फादर में डाउन सिंड्रोम है, मदर नॉर्मल है, ठीक है, तो ऐसे में प्रोजेनी में रिजल्ट क्या आएगा, तो अपने को करना क्या होता है, इसमें अब आपको जीनोटाइप नहीं लिखना, ध्यान से समझिएगा। डाउन सिंड्रोम में मतलब फादर का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, 2n+1, और ये 1 कौन सा है, 21st वाला। मदर नॉर्मल है तो मदर का कॉम्बिनेशन 2n हुआ। आपको यहाँ कोई जीन नहीं लिखना है, बस ऐसे लिखना है। अब इनके गैमेट बना लो। अगर हम ये मानते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम वाला फर्टाइल है तो इसके जो गैमेट बनेंगे तो ये दो तरह से गैमेट बनाएगा, n और n+1 ये बनेगा, और इधर जो है यहाँ तो एक ही टाइप की गैमेट बनेगी। अब इनके आप प्रोजेनी देख लो, तो प्रोजेनी जो बनेगी एक तो 2n नॉर्मल प्रोजेनी और एक 2n+1 ये डाउन सिंड्रोम। तो यानी कि इनकी प्रोजेनी में 50% प्रोजेनी नॉर्मल और 50% की आ जाएंगी डाउन सिंड्रोम वाली आ जाएंगी। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है इस तरह का कि मान लो एक पेरेंट में डाउन सिंड्रोम है, एक नॉर्मल है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, और भूलना मत जीनोटाइप नहीं लेना है, जीनोटाइप होगा भी नहीं क्योंकि जीन से नहीं हो रहा, क्रोमोसोम से हो रहा। तो क्रोमोसोमल ऑटोसोमल डिसऑर्डर का ये पहला एग्जांपल था डाउन सिंड्रोम। ऐसे कुछ और रेयर एग्जांपल भी, डाउन सिंड्रोम तो फिर भी फ्रीक्वेंट है, कॉमन है। ठीक है, और देखिए अगला है एडवर्ड सिंड्रोम। आपको बस इनके ये तो बहुत रेयर मिलने वाला, वेरी वेरी रेयर डिजीज। 18th ट्राइसोमी, एक तो क्रोमोसोम ध्यान रखना, ये 18th क्रोमोसोम के एडिशनल होने से हो रहा है 18th ट्राइसोमी। और इसके सिम्टम
ये डिजीज जो है बाय बर्थ होती है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी में दिखाई देगी और इसमें नर्वस सिस्टम प्रॉपर डेवलप नहीं होता। जो मेन सिम्टम हमें दिखता है डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम ब्रेन और नर्व से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। बाकी जो विजिबल सिम्टम हमें दिखते हैं वो मेलफॉर्म्ड ईयर एंड रिसीडिंग चिन, ये दो सिम्टम एक्सटर्नली भी विजिबल होते हैं। मेलफॉर्म्ड ईयर मतलब ईयर डेवलप नहीं होते, इंटरनल ईयर भी बहुत रूडिमेंट्री होता है, एक्सटर्नल ये ईयर पिनना भी नेग्लिजिबल होता है। तो चाइल्ड में दिख जाता है बिल्कुल नेग्लिजिबल, छोटे छोटे कान या होते ही नहीं। और रिसीडिंग चिन का मतलब हमारे में जो चिन होती है ये प्रोट्रूडिंग चिन है, मतलब थोड़ी सी निकली हुई होती दिखती है, ठीक है। रिसीडिंग चिन एक तरह से फ्लैट चिन है, तो ज़्यादा चिन नहीं दिखेगी, लोअर लिप से सीधे यूं इस तरह से नेक से कंटिन्यूशन में आ जाए, तो ये चीज़ फिर भी फेस पर दिखाई देती है। तो ईयर पुअरली डेवलप्ड होते हैं, नेग्लिजिबल होंगे, और चिन जो है रिसीडिंग होती है। ये दो सिम्टम विजिबल सिम्टम है जो बाय बर्थ चाइल्ड में दिख सकते हैं। बाकी इंटरनली इसमें नर्वस सिस्टम बड़ा डिफेक्टिव होता है, ठीक है। ये बड़ा ही सीवियर डिजीज होता है और बाय बर्थ इसमें प्रॉब्लम रहती है, इसमें ज़्यादा सर्वाइवल नहीं है, विद इन फ्यू मंथ इनकी डेथ हो जाती है, मे बी 6 मंथ एट द मोस्ट 1 ईयर। तो ज़्यादा लाइफ नहीं होगी चाइल्ड की, 6-7 महीने 1 ईयर के अंदर अंदर डेथ भी हो जाती है, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा इसके सिम्टम्स का क्लियरेंस नहीं है, बट नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये मेन प्रॉब्लम है, 18th क्रोमोसोम के एक्स्ट्रामिस, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसी तरह से एक और रेयर डिजीज है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम जो होता है ये क्रोमोसोम नंबर 13 के एडिशनल होने से होगा। तो डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, एडवर्ड सिंड्रोम 18th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, पटाऊ सिंड्रोम 13th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। ये भी बहुत रेयर है, बाय बर्थ होता है और फ्यू मंथ की ही लाइफ होती है। इसके अंदर जो सिम्टम्स हमें विजिबल दिखे हैं वो एक तो कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स काफ़ी रहते हैं, प्रॉपरली डेवलपमेंट ही नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा विजिबल सिम्टम्स हमें ये दो मिलते हैं, हेयर लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। इसकी वजह से पूछा भी जाता है। हेयर लिप होता है, हेयर जानते क्या है, ये हेयर रैबिट को ही कहते हैं, खरगोश जो होता है वैसा ही है हेयर। और आपने देखा होगा रैबिट के जो अपर लिप होता है वो बाइफर्केटेड होता है, कटा हुआ, उसके दांत दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे के क्या होता है, अपर वाला लिप इस तरह से बाइफर्केटेड में दिखता है हमें, इसको हेयर लिप कंडीशन कहते हैं। और हमारा जो पैलेट होता है, ऊपर का जो जबड़ा होता है, उसमें एक डीप क्लेफ्ट होती है, तो एक क्लेफ्ट होती है, उस क्लेफ्ट की वजह से ये बाइफर्केट भी हो जाता है। तो हेयर लिप क्लेफ्ट पैलेट ये फेस पर विजिबल सिम्टम दिखता है, ठीक है। बाकी कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स काफ़ी रहता है, यही वजह है कि इस वजह से इनकी ज़्यादा लाइफ नहीं रहती। तो एडवर्ड सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम इज बिंग वेरी रेयर टाइप, ठीक है, बहुत रेयर है। और इसी वजह से ये केवल आपको क्रोमोसोम नंबर और 1-2 इनके सिम्टम ध्यान रखना। डाउन सिंड्रोम फिर भी हमें काफ़ी मिल जाता है। अच्छा, एक और देखिए, नेक्स्ट वन, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर में एक और है क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। क्राई-डू-चैट, इसको कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। ये थोड़ा अलग तरह का है। अभी तक हमने जो 3 पढ़े थे वो सब ट्राइसोमी था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम था। इसमें एक्स्ट्रा नहीं, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल चेंज है। क्रोमोसोम नंबर 5th जो है ह्यूमन का, उसके 5th क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म में एक डिलीशन हो जाता है, कुछ हिस्सा टूट जाता है, कुछ जीन का लॉस होता है, और उस डिलीशन की वजह से डिजीज होती है। तो ये जो है, इट इज ड्यू टू द डिलीशन इन शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम, ठीक है। ह्यूमन में सबसे कॉमन स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिजीज यही है, और रेयर केसेस में है, बट ये है फिर भी जो कि देखी गई है, इसलिए इस पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं 1-2 बार। क्रोमोसोम 5th के आर्म का डिलीशन, बाकी सारे आपको नंबर के चेंज वाले ह्यूमन में डिजीज मिलेंगे, ये स्ट्रक्चरल चेंज का है। अब इसमें सिम्टम क्या होता है, इस आर्म के डिलीशन से कुछ जीन का लॉस हो गया। इसका इफेक्ट हमें ये दिखता है कि चाइल्ड में लेरिंग्स का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, जहाँ से हमारी साउंड वोकल कॉर्ड जो लेरिंग्स का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता, तो उसकी साउंड में ही चेंज मिलता है। बाकी इसके अलावा उसका ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, और लेरिंग्स के इम्प्रॉपर डेवलपमेंट की वजह से इसकी साउंड चेंज हो जाती है। और जब बच्चे का बर्थ होता है और वो जब रोता है तो उसके रोने की आवाज़ बिल्ली के रोने जैसी आती है, कैट क्राई। इसीलिए इस डिजीज का नाम ही क्राई-डू-चैट या कैट क्राई सिंड्रोम है, ठीक है। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ लेरिंग्स एंड वीपिंग साउंड ऑफ बेबी जस्ट लाइक कैट क्राई, ये तो एक मेन सिम्टम। बाकी इसका हेड डेवलपमेंट प्रॉपरली, बहुत छोटा सा ब्रेन रहता है, ब्रेन छोटा सा, माइक्रोसेफेली कहते हैं इसको, स्मॉल हेड, ब्रेन बहुत छोटा सा, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, तो छोटा सा सिर है, और उसी के साथ साथ चेहरा भी बहुत छोटा सा होता है, फेस भी बहुत छोटा सा, स्मॉल हेड स्मॉल फेस। और इस स्मॉल हेड और स्मॉल फेस के इस सिम्टम को मेडिकली मून फेस भी कहते हैं। मून फेस का मतलब यहाँ कोई चांद से चेहरे का नहीं है, मून फेस एक स्मॉल फेस है, एक छोटा सा राउंड फेस विद स्मॉल हेड, ठीक है।
और बाकी मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं और इनकी भी कोई बहुत ज़्यादा लाइफ नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम है, अपने इस कैट क्राइंग सिम्टम की वजह से भी पूछा जाता है ये। और 5th क्रोमोसोम में डिलीशन। तो हमने पढ़े ये कुल मिला के 4 ऑटोसोमल डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम, एडवर्ड सिंड्रोम 18th क्रोमोसोम, पटाउ सिंड्रोम 13th क्रोमोसोम एंड क्राइडुचेट 5th क्रोमोसोम डिलीशन, ठीक है। इन 4 में से 3 ट्राइसोमी और 1 जो है क्रोमोसोम स्ट्रक्चरल चेंज है, डिलीशन, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ सेक्स क्रोमोसोम, ये चारों ध्यान रखना। वैसे तो और भी हो सकते हैं रेयर केसेस में डिजीज, लेकिन जो बहुत फ्रीक्वेंट है इन 4 में से भी डाउन सिंड्रोम और क्राइडुचेट पर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम बहुत रेयर है। उसके बाद हम आते हैं सेक्स क्रोमोसोम वाले पार्ट पर, सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। जिस तरह से ऑटोसोम के नंबर चेंज होने पर डिजीज होगी, ऐसे सेक्स क्रोमोसोम में भी होता है। और यहाँ भी हम 4 डिजीज लेंगे जो बड़ी पॉपुलर हैं। वन इज द क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, ये नाम उससे आपने पहले भी कहीं सुना होगा। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम ह्यूमन का ये डिजीज, इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, XXY, ठीक है। 2 तो ऑटोसोम सेट होते हैं, मतलब पूरी बात करें तो AA प्लस XXY ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ ये हालांकि बताना मुश्किल है कि X एक्स्ट्रा है या Y एक्स्ट्रा है। सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी, मतलब एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, ठीक है। 47 होगा, जहां भी ट्राइसोमी होगी क्रोमोसोम 47। डाउन सिंड्रोम में भी 47 है, तो यहाँ भी 47 है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, देखो आपको बस मेन सिम्टम ध्यान रखना। एक तो कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, क्लाइनफेल्टर वाला XXY होता है। और ह्यूमन में ध्यान रखना, मैंने बताया भी था कि जब तक Y क्रोमोसोम है हमेशा मेलनेस आएगा, TDF जीन, SRY जीन। और इस Y की वजह से ये मेल बनता है, भले या 2X है लेकिन वो फीमेल नहीं बनता। तो इट इज फिनोटिपिकली मेल विद गाइनोकोमेस्टिया। व्हाट इज गाइनोकोमेस्टिया? मेल विद फीमेल कैरेक्टर। होता ये मेल है, लेकिन इसमें कुछ फेमिनाइन कैरेक्टर भी आते हैं। तो ये मेल विद फीमेल कैरेक्टर है, गाइनोकोमेस्टिया होता है। और ये ओवरऑल स्टेराइल रहता है, इसका IQ लेवल बहुत कम रहता है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, ठीक है। XXY कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये माना जाता है कि 2 तरह से बन सकते हैं, या तो ये बन सकते हैं कि फीमेल गैमिट में 2X एक साथ आ जाए और मेल गैमिट में Y हो, तो ऐसे में जाइगोट क्या बन जाएगा, XXY, ये बना। या फिर ये हो सकता है कि फीमेल गैमिट में तो X और मेल गैमिट में XY हो, ठीक है। तो इससे भी XXY कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो जाइगोट में, चाइल्ड में XXY 2 तरह से आ सकता है, ठीक है। अब फीमेल में अगर दोनों X एक साथ आ जाए, नॉन डिसजंक्शन इन X क्रोमोसोम, तो फिर ये बन सकता है। मेल में भी अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए, XY साथ में आ जाए, तो ये हो सकता है, ठीक है। ज्यादा चांसेस हालांकि इस पहले वाले के रहते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है। तो XXY कंडीशन बनती है, XXY क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ये सब इनके डिस्कवरर के नाम से है। और ध्यान रखना इनके सिम्टम, ये मेल विद फीमेल कैरेक्टर है, ओवरऑल स्टेराइल होता है। नेक्स्ट वन आगे चलते हैं। देखिए अगला एक और डिजीज, टर्नर सिंड्रोम। इसके बारे में भी मैंने एक आध जगह जिक्र किया है। टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन है X0, मतलब अभी क्लेनफेल्टर में एक एक्स्ट्रा था, यहाँ एक कम हो गया, मतलब इसका पूरा कॉम्बिनेशन एक तरह से AA प्लस X0। ये AA क्या है, ऑटोसोम के 2 सेट, X0 है, एक कम हो गया। ह्यूमन में सबसे कॉमन मोनोसोमी है। अभी तक हमने जितने पढ़ा, मैंने सब ट्राइसोमी बता रहा हूँ। ये है मोनोसोमी, सेक्स क्रोमोसोम मोनोसोमी। और एक ही ढंग का एग्जाम्पल है मोनोसोमी का। 45 क्रोमोसोम हो जाएंगे, एक क्रोमोसोम डिक्रीज हो गया, ठीक है। जैसे इंक्रीज होने में प्रॉब्लम है तो डिक्रीज में भी होगी, क्योंकि इम्बैलेंस तो दोनों तरह से आता है। अब ये X0 कंडीशन है, ठीक है। हालांकि क्योंकि Y नहीं है यहाँ, इसलिए ये मेल तो नहीं बनेगा। अब कभी कभी यूं पूछ लिया जाता है कि भाई यहाँ पर एब्सेंट क्या है, X0 है तो कौन सा क्रोमोसोम एब्सेंट है। अब ये बताना तो मुश्किल है, क्या पता है यहाँ का Y एब्सेंट हुआ है या X एब्सेंट, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि फिनोटिपिकली ये फीमेल दिखाई देती है, तो ज्यादातर लोगों का मानना है कि यहाँ दूसरा भी X होना चाहिए था, लेकिन वो X नहीं है। हालांकि ये चीज कहना मुश्किल है, समझे, ठीक है। ये फिनोटिपिकली फीमेल दिखती है, लेकिन ये परफेक्ट फीमेल नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक ही X होता है, ठीक है। इसमें स्मॉल, शॉर्ट हाइटेड, वीक बॉडी। सोमेटिक स्ट्रक्चर देखें तो ऐसी फीमेल बहुत छोटी, उनका सोमेटिक बॉडी बहुत वीक होता है, शॉर्ट हाइटेड होती हैं, वीक बॉडी। इसके अलावा रिप्रोडक्टिवली देखें तो इसमें ओवरी का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन एब्सेंट होता है। ब्रीस्ट का डेवलपमेंट, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट ढंग से नहीं होता। फ्लैट चेस्ट सिम्टम, इसी को कहते हैं कि रूडिमेंट्री ब्रीस्ट होते हैं। और एस्ट्रोजन एब्सेंट होता है। ओवरऑल ये फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाती, ये स्टेराइल रहती है। तो ये हमें अपीयरेंस में ही दिख जाएंगी, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में ही दिख जाती हैं
कि इनका अपीयरेंस हमें फीमेल जैसा लगेगा, लेकिन इसमें फेमिनाइन करेक्टर जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर फीमेल के होते हैं वैसे नहीं मिलेंगे ज़्यादा, और ये रिप्रोडक्टिवली भी स्टेराइल रहेंगे। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद में देखिए और आगे चलते हैं, अगला है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल का मतलब कोई ये बहुत अच्छे नहीं है, सुपर फीमेल भले कहते हैं इनको, लेकिन ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज। और यहाँ पर मेनली कंडीशन है XXX, 3X कंडीशन हो जाए तो यहाँ पर एक यहाँ क्लियर है, कब X क्रोमोसोम ही एक्स्ट्रा है, X क्रोमोसोम ट्राइसोमी बोली जाए। और कुछ रेयर केस में तो 4X भी मिला है, XXXX, दैट इज बीइंग एक्सट्रीमली रेयर, XXX ट्रिपल X कंडीशन मिलती है सुपर फीमेल। इसमें मेनली क्या, अब XXX Y नहीं है तो बनेगा तो फीमेल। ह्यूमन में बड़ा क्लियर है, Y होगा तो मेल आएगा, नहीं तो मेल आते ही नहीं। ठीक है, ये भी फिनोटिपिकली तो फीमेल ही है, बट इनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत है, इसमें फीमेल सेक्स हार्मोन का इम्बैलेंस बहुत है, और वो भी फिर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो हार्मोनल इम्बैलेंस, और इस हार्मोनल इम्बैलेंस के इफेक्ट दिखेंगे। तो कईयों में देखा जाता है कि बड़ी लार्ज सोमेटिक बॉडी हो जाती है, सोमेटिकली बड़ी एनलार्ज हो जाती है। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्टिवली ये पुअरली डेवलप होती हैं, तो दे मे बी सोमेटिकली एनलार्ज डिपेंडिंग ऑन हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, इनका IQ लेवल कम होगा, मेंटली रिटार्डेड होंगी, ये स्टेराइल या फर्टाइल हो सकती हैं। ठीक है, दोनों में से पॉसिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन हार्मोनल इम्बैलेंस, मे बी स्टेराइल, मे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल भी हो सकती है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये मेंटली रिटार्डेड होती है। और ह्यूमन में ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ X क्रोमोसोम और मेंटल रिटार्डेशन, इनका रिवर्स रिलेशन। ठीक है, सॉरी, इनका जो रिलेशन है कि जैसे जैसे X क्रोमोसोम इंक्रीज होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन भी बढ़ता जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और लेकिन हाँ, ये भी नंबर 2 के बाद, ऐसा नहीं कि भाई 2X है तो भी नहीं, 2X तक चीजें नॉर्मल है। 2X के बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ X क्रोमोसोम इंक्रीज होंगे तो मेंटल रिटार्डनेस, मेंटल इम्बैलेंस भी इंक्रीज होता है। जितने ज्यादा X क्रोमोसोम उतना ज्यादा मेंटल इम्बैलेंस रहेगा। ठीक है, मेंटल बैलेंस डिक्रीज होता जाएगा और इम्बैलेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ जैसे X क्रोमोसोम इंक्रीज हुआ तो यहाँ ध्यान रखना, ये मेंटली रिटार्डेड रहेंगी। कभी कभी एबनॉर्मली और ज्यादा X अगर हो जाए तो और ज्यादा ये बढ़ेगा। ठीक है, X क्रोमोसोम के साथ इसका एक रिलेशन रहता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ह्यूमन में X क्रोमोसोम हमारे मेंटल बैलेंस के लिए जरूरी है, और अगर नंबर ऑफ X क्रोमोसोम इंक्रीज होंगे तो मेंटल बैलेंस भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है, जितने ज्यादा इंक्रीज होंगे उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस, उतना ज्यादा इम्बैलेंस आएगा। ठीक है, सुपर फीमेल कंडीशन। Then one more we have, and that is being very rare case, another super male condition। जैसे सुपर फीमेल है ऐसे सुपर मेल भी होते हैं। सुपर मेल्स को जैकब सिंड्रोम भी बोला जाता है, और ये बहुत रेयर कंडीशन है। XYY, यहाँ पर एक Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, XYY कंडीशन है। ये भी सेक्स क्रोमोसोम ट्राइसोमी है, एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। ठीक है, और ये जो है ये बड़ा रेयर केस है। सुपर फीमेल फिर भी कॉमन हो सकती है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत रेयर है। अब Y है तो खैर बनेगा तो मेल ही, तो ये फिनोटिपिकली मेल होते हैं, बट इनमें देखा गया है कि मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन्स बहुत हाई लेवल पर होता है। एंड्रोजन का लेवल बहुत हाई होता है, हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन, और इसी वजह से फिर इनमें एबनॉर्मलिटीज आती हैं। ठीक है, इसमें देखा गया है कि ये जो होते हैं ये सोमेटिकली बड़ी टॉल हाइटेड, इनका हाइट बड़ी टॉल होती है, और सोमेटिक बॉडी भी बड़ी अच्छी रहती है, फिंगर्स वगैरह काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं। और ध्यान रखना, मेल हार्मोन हमेशा ह्यूमन में एग्रेसिवनेस इंक्रीज करता है। ठीक है, और एक फियरलेस कंडीशन लाता है कि जब मेल हार्मोन बढ़ता है, या मेल हार्मोन हमेशा एक गुस्सा या यूं कहें डर खत्म कर देते हैं, तो ये हाईली एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, और फियरलेस कंडीशन होती है, ये कोई भी काम करने से नहीं डरते हैं, मरने से भी नहीं डरते हैं, और इसी वजह से कई बार ये क्राइम करते हैं। ज़्यादातर देखा गया इस तरह के जो पर्सन होते हैं जिनमें मेल हार्मोन का लेवल ज़्यादा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, सुपर मेल हैं, ये जो हैं अक्सर क्रिमिनल होते हैं, क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड। ठीक है, और बहुत से क्रिमिनल्स मिले हैं जिनमें एडिशनल Y क्रोमोसोम था। ठीक है, ये स्टेराइल हो सकते हैं, फर्टाइल हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस पे डिपेंड करेगा, बट ये बड़े लार्ज और टॉल हाइटेड होते हैं, काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, फियरलेस कंडीशन, और इसलिए हर तरह का गलत काम कर जाते हैं, क्रिमिनल टाइप के होते हैं। ठीक है, सुपर मेल कंडीशन। तो कुल मिलाकर ये हमने 4 सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बताया आपको। कौन कौन से हो गए? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम XXY, टर्नर सिंड्रोम X0, उसके बाद सुपर फीमेल XXX, सुपर मेल XYY। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में टोटल मैंने आपको 8 डिजीज बताई हैं, 4 ऑटोसोमल और 4 सेक्स क्रोमोसोम। इन 8 में से आप देखिए केवल एक डिजीज है जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चरल चेंज से आ रही है, डिलीशन से, क्राइडुचेट। और इन 8 में से केवल एक डिजीज है जो मोनोसोमी या क्रोमोसोम कम हो रहा है, टर्नर सिंड्रोम X0। बाकी 6 डिजीज जो है वो सब ट्राइसोमी के केस ही ज्यादा मिलते हैं, उन्हीं के डिसऑर्डर भी ज्यादा मिले हैं।
तो कौन सी डिजीज में कौन सा क्रोमोसोम और उनके मेन सिम्टम्स क्या हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा जेनेटिक डिसऑर्डर वाला पार्ट है और यही हमारा ह्यूमन जेनेटिक्स का भी सिलेबस था। और ह्यूमन जेनेटिक्स के कंप्लीशन के साथ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन भी कंप्लीट होता है। तो आपकी 12th सिलेबस का काफ़ी बड़ा चैप्टर था और इसमें कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, काफ़ी वेटेज भी है इसका, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इसका, एक एक पार्ट अच्छी तरह से तैयार कीजिए, ठीक है। इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स पार्ट 2 कहते हैं इसको। ओके, थैंक यू।